नोटबुक आईएएस संस्थान में आप सभी लोगों का भरपूर स्वागत है। हम लोग आरओ एआरओ क्रैश कोर्स की बातचीत कर रहे थे और उसी सीरीज में हम लोग अपनी कक्षा का संचालन भी कर रहे थे। आरओ एआरओ जो चल रहा है सीरीज हम लोगों का, उसमें हम जीएस से संबंधित पॉलिटी विषय पे स्पेशल आपसे बातचीत कर रहे थे। और पॉलिटी विषय में इसके पहले मैंने जो आपको टॉपिक बताया था वो था भारतीय संविधान का निर्माण। आज जिस मुद्दे पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं वो मुद्दा है भारतीय संविधान के निर्माण में विदेशी स्रोत, यानी कि दुनिया के कौन कौन से संविधानों का सहयोग या कह सकते हैं उनके अध्ययन के मुताबिक हम अपने भारतीय संविधान को यहाँ की सिचुएशन के हिसाब से ढालें हैं। उन समस्त पहलुओं पे बातचीत करेंगे। ये टॉपिक कोई बहुत बड़ी टॉपिक नहीं होती है, आप लोग जानते भी होंगे। एक छोटा सा टॉपिक है और इस टॉपिक से अधिकांश सवाल भी पूछे जाते हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल बातों को समझने की ज़रूरत हम लोगों को नहीं है। फिलहाल हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे देश की जब संविधान बन रही थी तो उस समय अगर देखा जाए तो हमने पूरी सारी स्ट्रक्चर जो आपको बताया था उसको एक बार रिकॉल करने की कोशिश करता हूं। जो मैं इसके पहले आपको टॉपिक बताया था फिर उससे मैं इसको जोड़ने की कोशिश करूंगा। मैंने जो आपको संविधान निर्माण की बात मैंने आपको इसके पहले बताया था उसमें मैंने आपको कुछ भाग बताए थे। पहले तो मैं आपको पृष्ठभूमि उसमें समझाने की पूरी कोशिश किया था। जो पृष्ठभूमि मैंने आपको 1885 से लेकर के 1945 तक लेकर के मैंने आपको चला था और सारे मुद्दों को समझाने की कोशिश किया था। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमारे देश का जो संविधान था, ब्रिटेन में सरकार जब गिरती है तो भेजता है, कैबिनेट मिशन आता है और कैबिनेट मिशन के ही द्वारा भारत में संविधान सभा का गठन किया जाता है। और मैंने आपको बताया था जो संविधान सभा का गठन हुआ था ये गठन 1946 में ही शुरू हो गया कैबिनेट मिशन से ही, लेकिन 1947 तक जाते जाते ये पहली संविधान सभा जो गठित हुई थी ये एक तरह से काम नहीं कर पाई क्योंकि भारत का बंटवारा हो चुका था। और भारत का बंटवारा होने के ही नाते मैंने बताया था भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था ब्रिटिश सरकार ने। भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था ब्रिटिश सरकार ने, भारत स्वतंत्रता अधिनियम। और ये अधिनियम कब पारित किया था तो हम कहेंगे 1947 में। इस 1947 की घटना में मैंने आपको तीन बातें बताने की कोशिश किया था। पहला बात मैंने बताया था कि संविधान सभा जो थी हमारी संप्रभु हो गई। दूसरी बात मैंने आपको बताने की कोशिश किया था कि जो संविधान सभा था उसको दो उत्तरदायित्व दे दिए गए थे। एक तो संविधान का निर्माण करना और दूसरी काम उसको दे दिया गया था कि विधायिका के रूप में वो काम काज करेगी। और तीसरा जो इसका मैंने भाग आपको बताया था वो ये बताया था कि इसके बंटवारे से, मुल्क के बंटवारे से उसका प्रभाव हमारे संविधान सभा के सदस्यों पे भी पड़ा था। ये सारी बात मैंने बताया था। लेकिन इसके बाद मैंने जो बात बताया था वो बताया था आपको कि संविधान बनाने में बहुत सारी समितियों का गठन किया गया था, बहुत सारी समितियों का गठन किया गया था। और जो ये समिति गठित हुई थी वो किसी विशेष मुद्दे पे हुई थी, जैसे मूल अधिकार से संबंधित हुई, झंडा समिति से संबंधित हुई, प्रारूप समिति से संबंधित हुई, कच्चा प्रारूप समिति से संबंधित हुई। ऐसे तमाम सारी समितियों का गठन किया गया था और उस समिति के कोई न कोई अध्यक्ष थे और समिति में तमाम सारे सदस्यों को भी रखा गया था। संविधान सभा के जो सदस्य थे उनका कार्य क्या था कि दुनिया के संविधान को ही खंगालना था और दुनिया के संविधान को खंगाल करके वहाँ की आवश्यक अवयव को ला करके भारतीय संविधान में निहित करना था। तो मैंने समिति बताया था। फिर इसके बाद मैं आपको बताया था मुख्य तथ्य कुछ बताया था, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताया था। और इसके बाद मैं कुछ विचारकों के बारे में बातचीत किया था। अगला जो बात मैंने बताया था वो बताया था कुछ विचारक के बारे में। इस तरह से मैंने अपने पूरे टॉपिक को कंप्लीट किया था, पूरी टॉपिक को। यहाँ मैं इसको बताने की ज़रूरत इस टॉपिक से संबंधित इसलिए ज़रूरी समझा, ये जो संविधान बन रहा है ना, ये जो मैंने चैप्टर पढ़ाया था आपको इसके पहले भारतीय संविधान का निर्माण, इस संविधान को बनाने में जो हमारे नीति नियंता थे वे लोग दुनिया के कई सारे देशों में जा करके वहाँ के संविधानों का अध्ययन किए हैं। और तमाम सारे देशों में लगभग 60 देशों में जा करके संविधान का अध्ययन किए हैं। 60 देश के संविधान को खंगाला गया है, पढ़ा गया है, समझा गया है।
और उन 60 देशों के संविधानों में से 10 देश के ऐसे संविधान हैं जिन 10 देशों के संविधान से कुछ आवश्यक तत्वों को लाया गया और उसको हमारी संविधान सभा की समितियों के माध्यम से मैंने आपको बताया था विचार विमर्श हुए थे, 3 वाचन हुए थे, उस वाचन में रखा गया, समझा गया, सहमति जताया गया, अंततोगत्वा हमारे संविधान में उसको समाहित किया गया। यानी कि जो मैं आज आपको टॉपिक पढ़ाने चल रहा हूँ, भारतीय संविधान का संविधान निर्माण में जो विदेशी स्रोत हैं या भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत कौन कौन से हैं, तो उसको अगर देखा जाए तो हम लोग सबसे पहली बात तो ये कहेंगे कि दुनिया के हम लोग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किए हैं। 60 देशों के संविधान का हम लोगों ने अध्ययन किया है। तो आप यहीं पे लिखते चलिएगा, हमारे साथ नोटबुक बनाते हुए चलिएगा। यानी कि सबसे पहली बात तो ये हम लोग लिखेंगे कि 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। लेकिन ये इतना ज़रूरी नहीं है आपको समझना तो ज़रूरी ये है जो परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। इस 60 देश के संविधानों में से 10 देशों के संविधान जो थे, 10 देशों के संविधान का योगदान लिया गया है। 10 देशों के संविधान का योगदान लिया गया है। यानी आपसे कोई पूछे एक शब्दों में कि भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितने देशों के संविधान की बातों को समन्वित किया गया है, तो आपका जवाब होना चाहिए 10 देशों के संविधान को। और इस 10 देशों के संविधान में अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे ज़्यादा आवश्यक तत्व जहां से आए हैं वो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यानी कि 1935 के अधिनियम जो है, 1935 का जो अधिनियम था, इसी 1935 के अधिनियम से सर्वाधिक बात यहीं से ली गई है। यानी सर्वाधिक योगदान अगर देखा जाए, सर्वाधिक योगदान हमारे संविधान निर्माण में जो दिया था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 था, भारत सरकार अधिनियम 1935 था। तो हम आपको बताने चल रहे हैं कि दुनिया के वो 10 देश कौन कौन से हैं। उन 10 देशों के बारे में, जो भी देश हैं XYZ, उन सारे देशों के बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि जो 10 देश हैं उन 10 देशों से हम लोगों ने क्या लेकर के आया। यहाँ मैंने आपको केवल ये बताने की कोशिश किया है कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत को अगर देखा जाए तो हमारे संविधान सभा के जो मेंबर हैं वो दुनिया के 60 देशों के संविधान का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें से 10 देशों के संविधान का योगदान लेकर भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान के निर्माण में अगर सबसे ज़्यादा भूमिका अदा करने का कोई काम किया था तो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था। हम लोग देखते हैं कि 10 देशों के संविधान का जो अहम भूमिका है वो 10 देश कौन कौन से हैं और वहाँ से कौन कौन से तत्व हम लोगों ने लेकर के अपने संविधान में समाहित किया है, उन सारे मुद्दों पे हम लोग करते हैं बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहला देश मैंने लिखा है संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में। सबसे पहली बात अगर देखा जाए तो मैंने ये लिखा है संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में। संयुक्त राज्य अमेरिका से हम लोगों ने क्या क्या लिया? संयुक्त राज्य अमेरिका से हम लोगों ने बहुत सारी महत्वपूर्ण प्रावधानों को लिया। जैसे समझने के लिए यहाँ कोई बहुत खास चीज़ मैं आपको नहीं समझाऊंगा, ये केवल आपको रटना है। ये रटना है जैसे ही आपसे सवाल पूछ देगा मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया, डायरेक्ट सवाल पूछेगा। मौलिक अधिकार क्या होता है ये हम मौलिक अधिकार चैप्टर में बताने की कोशिश करेंगे। फिर वो पूछ सकता है उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया, आपको डायरेक्ट बता देना यूएसए के। उद्देशिका क्या होती है, उद्देशिका का विचार क्या होता है, उद्देशिका की भाषा क्या होती है, ये मैं उद्देशिका पढ़ाते समय बताऊंगा। तो ये सब अपने आप में एक चैप्टर है, सबके सब एक चैप्टर है। यहाँ अगर सारी बातों को हम बताने की कोशिश करेंगे तो ये सारे समझिए पॉलिटी को ही मैंने बताने की एक ही समय कोशिश कर दिया, तो वो संभव भी नहीं है और उससे पढ़ करके समझना नामुमकिन ही है। इसलिए आपको यहाँ केवल और केवल बातों को याद रखना कि कौन कौन से पहलू किस किस देश के संविधान से लिए गए हैं, उसके अंदर क्या चीज़ें हैं वो हम उस टॉपिक में बताने की कोशिश करेंगे। वो एक स्पेशल चैप्टर बन के हम लोगों के सामने आएगा। तो सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित हम लोग देखेंगे मौलिक अधिकार।
ये हम लोग जब पढ़ेंगे भारतीय संविधान पढ़ेंगे, भारतीय संविधान का भाग 3 पढ़ेंगे और अनुच्छेद में अगर देखा जाए 12 से 35 जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो स्पेशल मैं इसी पे बातचीत करूंगा आपसे कि ये क्या चीज़ है। इसलिए केवल आपको ये याद रखना विदेशी स्रोत में कि जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दूसरा हम लोग देखेंगे उद्देशिका का विचार जो है ये भी अमेरिका के ही संविधान से लिया गया है। ये उद्देशिका क्या है मैं सारी बात आपको बताऊंगा, बस ये जानिएगा कि ये वही उद्देशिका है जिस उद्देशिका को हम स्पेशल बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में संविधान सभा में पेश किया था, जिसको 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने सहमति दिया था, जिसे 26 नवंबर 1949 को जब देश की संविधान बनकर तैनात हुई तो अंगीकृत किया गया था। उद्देशिका तो वही है, लेकिन उद्देशिका की विचार और उद्देशिका की भाषा दोनों अलग अलग देशों के संविधान से हम लोगों ने लिया। तो अगली बात हम लोग देखेंगे विधि के समान संरक्षण। ये भारतीय संविधान का जब हम लोग अनुच्छेद 14 पढ़ेंगे तो वहाँ 2 बात हम लोगों को मिलता है, विधि के समक्ष समता जो ब्रिटेन ने दिया और विधि के समक्ष समान संरक्षण जो यूएसए के संविधान ने दिया। ये समता क्या होता है, संरक्षण क्या होता है, ये मैं फंडामेंटल राइट पढ़ाते समय आर्टिकल 14 के समय जिक्र करूंगा। संविधान की सर्वोच्चता जो है ये भी अमेरिका की संविधान से लिया गया। संविधान की सर्वोच्चता, हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च है। कई बार ऐसा सवाल दिया जाता है कि सबसे भारत में सर्वोच्च संस्थान के रूप में क्या देखा जाता है, तो दे देगा संसद है, सर्वोच्च न्यायपालिका है, संविधान उसमें एक ऑप्शन दे देगा, राष्ट्रपति दे देगा। तो अधिकांश लोग या तो संसद मारेंगे या तो सुप्रीम कोर्ट मारेंगे। जैसी अगर सवाल आपके समक्ष आती है तो याद रखिएगा भारत देश में चाहे अपने आप को कोई कितना भी बड़ा दादा क्यों ना हो, लेकिन संविधान के सामने सबके सब बराबर ही हैं। यानी संविधान से बड़ा दादा भारत देश में कोई नहीं है, ये बात आप याद रखिएगा। तो संविधान की सर्वोच्चता जो है ये भी अमेरिका से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय संबंधित जो प्रावधान है ये भी यूएसए से लिया गया। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत भी अमेरिका से ही हम लोग लेकर के आए हैं। जब मैं सुप्रीम कोर्ट पढ़ाऊंगा तो वहाँ बताऊंगा आपको न्यायिक समीक्षा क्या होता है, न्यायिक सक्रियतावाद क्या होता है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। न्यायिक पुनरावलोकन जो है यानी कि जेआर की जो बात की गई है ये भी मैं आपको वहीं बताऊंगा। स्पेशल आपको यही जानना है कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक ऐसा पावर होता है जो अगर संविधान के विरुद्ध या फंडामेंटल राइट के विरुद्ध अगर सरकार कानून बनाने की कोशिश करती है या किसी तरह की संशोधन करने की कोशिश करती है जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता है या संविधान के विरुद्ध है, ऐसे कानून को हमारी सुप्रीम कोर्ट रद्द घोषित करके सरकार को खुली चुनौती देती है कि तुम्हारी बनाई गई कानून में इतनी ताकत नहीं है कि तुम देश में लागू कर पाओ, क्योंकि ये संविधान के विरुद्ध है और हम इसे रद्द घोषित करते हैं। यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन भी मैं आपको वहीं बताऊंगा। स्वतंत्र न्यायपालिका भी संयुक्त राज्य अमेरिका से ही आपको याद रखना है। निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग की जो बातें हैं ये भी आपको याद रखना है। मैं स्पेशल जब आपको बताऊंगा संविधान का अनुच्छेद 54, 55 और अनुच्छेद 61 पढ़ाते समय मैं आपको पूरी तरह से क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि 54, 55 और 61 की जो बात है ये सब की सब बातें कहाँ से ली गई हैं, तो यूएसए से ही ली गई हैं। उपराष्ट्रपति का पद आपको याद रखना है, वित्तीय आपात 360 आपको याद रखना है और जेवी वीटो भी याद रखना है। सब की सब बातें आपको यूएसए के संविधान ने ही दिया। ये जेबी वीटो क्या होता है, निलंबनकारी वीटो क्या होता है, अत्यंतिक वीटो या निलंबनकारी वीटो, जितनी सारी वीटो 3 तरह की हमारे राष्ट्रपति यूज करते हैं। हालांकि संविधान में तो कहीं उपयोग नहीं किया गया किसी अनुच्छेद में, लेकिन मानक तौर पे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 में ऐसे प्रावधान को समझा जाता है। तो मैं पढ़ाते समय इसको भी बताने की आपको कोशिश करूँगा। फिर आता हूँ मैं ब्रिटेन पे। ब्रिटेन के संविधान ने हमको संसदीय शासन व्यवस्था दे दिया। हमारे यहाँ संसदात्मक, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है, तो ये व्यवस्था हम लोग वहीं से लेकर के आए हैं। एकहरी नागरिकता हमारे यहाँ चलता है। हमारे यहाँ केवल केंद्र सरकार आपको नागरिकता गारंटी पत्र देती है। आपको जो निर्वाचन कार्ड मिलता है, वोटर आईडी मिलता है, वो एक ही मिलता है, भारत सरकार उस पर लिखा रहता। लेकिन दोहरी नागरिकता वाले जो देश हैं, जैसे मान लीजिए अमेरिका है, तो वहाँ भारत सरकार, वहाँ अमेरिकी सरकार और प्रांत मतलब राज्य सरकार भी नागरिकता देगी, केंद्र सरकार भी नागरिकता देगी। अगर किसी देश में दोनों सरकार नागरिकता देने लगती है तो वो दोहरी नागरिकता कहलाता। मान के चलिए कि अगर भारत देश में भारत सरकार भी नागरिकता देने लगे, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ऐसे तमाम सारे राज्य, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, तमिलनाडु, ये सारे राज्य अगर देने लगे अपनी नागरिकता अपने राज्य का, भारत सरकार अपना देने लगे, अगर ऐसी व्यवस्था हो जाएगी तो हम कहेंगे भारत में दोहरी नागरिकता आ गई है। लेकिन अभी भारत में एकहरी नागरिकता का पालन किया जाता है ब्रिटेन के संविधान को फॉलो करते हुए।
क्योंकि एक ही आईडी हम लोगों को मिलती है, एक ही वोटर आईडी भी मिलती है जिस पे लिखा रहता है खुले शब्दों में भारत सरकार। तो एकहरी नागरिकता का जो प्रावधान ये भी ब्रिटेन से ही है। विधि के समक्ष समान संरक्षण, ये जो मैंने 14 में आपको बताया है कि विधि के समान संरक्षण और विधि के समक्ष समानता, ये दोनों 14 में ही लिखा गया। तो समानता वाली बात ब्रिटेन से लिया गया, संरक्षण वाली बात जो है अमेरिका से लिया गया। राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति आपको याद रखना, ब्रिटेन से ही लिया गया। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, मैं पढ़ाते समय बताऊंगा। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ये मैं मंत्रिपरिषद पढ़ाते समय बताऊंगा। ये भी व्यवस्था हम ब्रिटेन से ही लिए हैं। विधि निर्माण की जो व्यवस्था है, कानून निर्माण की जो व्यवस्था है, ये भी हम लोग ब्रिटेन से ही लिए हैं। और यहाँ पे जेबी वीटो था, जेबी वीटो मैंने आपको बताया अमेरिका से, वहीं ब्रिटेन से हम लोग पूर्ण वीटो लिए हैं। पूर्ण वीटो का प्रयोग हम लोग जो करते हैं हमारे राष्ट्रपति, वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। 2 देश तो हो गए, अभी हम लोगों को 8 देश और देखना है। सबसे महत्वपूर्ण तो यही है, 1-2 और बड़े बड़े मिलेंगे, बाकी सब दो लाइन में आपको याद रखना है। बहुत ज़्यादा बातें नहीं याद रखना, लेकिन जितनी सारी बातें लिखे हैं ये सारी बात आप याद रखिएगा। कनाडा के संविधान को अगर देखा जाए तो संघात्मक व्यवस्था जो हम लोग अपनाए हैं फेडरेशन के स्थान पे, ये कनाडा के संविधान से ही हम लोगों ने लिया। फिर यूनियन शब्द का प्रयोग जो हम लोग करते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट, तो यूनियन जो वर्ड है, ये यूनियन शब्द भी हम लोग कनाडा से ही लेके आए हैं। और शिष्ट शक्ति जो होती है, हम लोग देखते हैं संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और कुछ अवशिष्ट विषय होती हैं, कुछ अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं जो कहीं से लिखित नहीं होती, वो सिचुएशन के हिसाब से आ जाती हैं। जैसे आज के डेट में अगर हम अवशिष्ट विषय की बात करें तो अवशिष्ट विषय में आज हम क्या कहेंगे, अगर हम आज अवशिष्ट विषय की बात करें तो साइबर क्राइम दिन दुगुना बढ़ता जा रहा है। डिफेंस में अगर सैटेलाइट वगैरह जो हम लोग लॉन्चिंग करते हैं, ये सब ऐसी पहलू हैं जो पहले से लिखित तो नहीं थे, ये देश की तत्कालीन परिस्थिति के अनुसार समय समय पर ऐसे चीज़ों को लेके आया जाता। अवशिष्ट शक्ति याद रखिएगा केंद्र के पक्ष में ही होती है, जितनी सारी अवशिष्ट शक्ति। सबल केंद्रीय प्रणाली कनाडा के ही संविधान से लिया गया। राज्यपाल का जो पद है ये भी कनाडा से लिया गया। और राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय से परामर्श, मैं आपको स्पेशल भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 पढ़ाऊंगा, वहाँ बताऊंगा कि राष्ट्रपति ही पढ़ाते समय मैं बताऊंगा राष्ट्रपति की परामर्शदात्री शक्ति के रूप में। तो ये राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की जो बात है, ये सारी बातें अगर देखा जाए तो कनाडा के संविधान से हम लोगों ने लाया। फिर अगली देखते हैं हम लोग, चौथा आयरलैंड तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, ये याद रखिएगा, आयरलैंड से हम लोगों ने लिया। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल जो होता है, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में 55 पढ़ाते समय, मैं आर्टिकल 55 पढ़ाते समय आपको बताऊंगा, 54-55। तो ये जो बातें हैं मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा राष्ट्रपति पढ़ाते समय। फिर राज्यसभा में जो हम लोग मनोनयन करते हैं, राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य लेकर के आते हैं, उन सदस्यों के बारे में मनोनयन वाली प्रावधान भी जो है वो भी हम लोग आयरलैंड से ही लिए हैं। और 9वीं अनुसूची जो हम लोग, पहला संविधान संशोधन जो हम लोगों ने किया था, पहला संविधान संशोधन जो किया था, ये घटना घटित हुआ था 1951 में। भूमि सुधार से संबंधित ये घटना था, 9वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया। तो ये अनुसूची पढ़ाते समय मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ आपको बस ये याद रखना है कि 9वीं अनुसूची की जो प्रेरणा है वो हम आयरलैंड के संविधान से लेकर के आए हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया को देखा जाए तो उद्देशिका की भाषा, मैंने अभी आपको उद्देशिका की विचार पढ़ाया है, अभी मैंने आपको यहाँ पे उद्देशिका की विचार बताया था। तो प्रियम्बल में एक विचार है, ये आपको याद रखना यूएस से, और प्रियम्बल में ही आपको भाषा मिलेगी, ये याद रखना आपको कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। समवर्ती सूची जो है, समवर्ती सूची केंद्र सूची होती है, राज्य सूची केंद्र राज्य संबंध। टॉपिक पढ़ते समय हम लोग देखेंगे, एक केंद्र सूची यानी संघ सूची होती है, राज्य सूची होती है और समवर्ती सूची होती है। जो समवर्ती सूची होती है वहाँ केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों मिलकर के कानून बनाती हैं, लेकिन केंद्र और राज्य के सरकार के बनाए गए कानून अगर समान हो और उसमें टकराव की स्थिति आ जाती है तो राज्य के कानून को रद्द करके केंद्र सरकार की बनाई गई कानून को वास्तविक शक्ति दे दी जाती है। तो ये भी बात मैं आपको पढ़ाऊंगा केंद्र राज्य संबंध टॉपिक में। फिलहाल आपको इतना याद रखना कि समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। केंद्र राज्य संबंध ये भी मैं आपको वहीं पढ़ाऊंगा, केंद्र राज्य संबंध भी टॉपिक मैं स्पेशल आपको पढ़ाने वाला हूँ। और संयुक्त अधिवेशन जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 में जो
संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया। जब दोनों सदन में साधारण विधेयक जैसे मुद्दे अगर फंस जाते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों का एक संयुक्त बैठक करवाता है, जिसे हम लोग संयुक्त अधिवेशन के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ से बहुत सारी सवाल आती हैं, उसको डिटेल में हम पढ़ाएंगे। उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, अनुपस्थित रहेगा तो क्या होगा, इन सारी मुद्दों को मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करूंगा। फिर अगला हम लोग देखते हैं फ्रांस के संविधान से। हम लोग गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को लेकर के यहीं से आए फ्रांस से। आज हमारा भारत देश लोकतंत्र के साथ साथ गणतंत्र भी है। लोकतंत्र में जनता का शासन चलता है और गणतंत्र का शाब्दिक अर्थ ये होता है कि जहाँ का राजा जिस मुल्क का या जिस राष्ट्र का जो राजा होता है, जो माई बाप होता है, जो एक तरह से प्रमुख होता है, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति है, वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होना चाहिए। वो जनता के द्वारा अगर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है तो वो राष्ट्र गणतंत्र कहलाता। ब्रिटेन लोकतंत्र तो है लेकिन ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है। ब्रिटेन में चुनाव जनता द्वारा सरकार का चयन तो किया जा रहा है, लोकतंत्रात्मक अवधारणा तो अपनाया जाता है, लेकिन गणतंत्र ब्रिटेन नहीं है, क्योंकि वहाँ का जो प्रमुख होता है वो वंशानुगत होता है। राजा का लड़का ही राजा होगा, वंशानुगत प्रणाली वहाँ चलती है। लेकिन भारत में राष्ट्रपति का लड़का राष्ट्रपति होगा, ऐसा नियम नहीं है। इसलिए भारत में राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्ट रूप से किया जाता है, जनता ही करती है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से करती है। प्रत्यक्ष तरीके से देखा जाए तो हम पढ़ाते समय आपको बताएंगे, लोकसभा हुआ, राज्यसभा हुआ और राज्य के विधानसभा हुए, परिषद नहीं, और दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा हुआ। ये सब जगह के केवल और केवल निर्वाचित सदस्य जाते हैं, मनोनीत सदस्य भागीदारी नहीं लेते। हम सारी बातों को आपको डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे। तदर्थ न्यायाधीशों की संख्या भी हम बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट पढ़ाते समय बताएंगे। और निलंबनकारी वीटो, एक मैंने पूर्ण वीटो बता दिया, जेबी वीटो बता दिया, निलंबनकारी वीटो, यही 3 वीटो पावर होती है राष्ट्रपति के पास। हालांकि संविधान में उसका जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन ये 3 वीटो जो आधिकारिक तौर से मानी जाती है, संविधान के अनुच्छेद 111 के मुताबिक माना जाता है। ये सारी बातें मैं आपको राष्ट्रपति पढ़ाते समय बताऊंगा। फिलहाल आपको ये शब्द याद रखना है कि कौन सी शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है, ये बात एग्जामिनर जरूर पूछने की कोशिश करता। फिर आगे हम लोग देखते हैं 1935 के अधिनियम से जो आपात उपबंध, एक बात यहाँ याद रखिएगा, आपात उपबंध ज़्यादातर ऐसे जर्मनी मार के हम लोग चले आते हैं, लेकिन याद रखिएगा आपात उपबंध की जो व्यवस्था है वो 1935 के अधिनियम से लिया गया। लेकिन आपातकाल के दौरान जो एफआर का उल्लंघन, जो एफआर का निलंबन होता है, एफआर का निलंबन जो होता है, निलंबन का जो प्रावधान है, निलंबन का प्रावधान, और विशेष करके अनुच्छेद 20-21 को छोड़ के 20-21 को छोड़कर ये जो व्यवस्था, निलंबन का प्रावधान, ये जो व्यवस्था है, ये लिया गया है जर्मनी के संविधान से। ये याद रखिएगा। आप ज़्यादातर लोग ऐसे बताते भी चलते हैं, लेकिन इसको आप या तो बढ़िया कोई ऑथेंटिक बुक लीजिएगा या अच्छी किसी कोई साइट देखिएगा या विकिपीडिया ही देखिएगा, वहाँ आपको ये जानकारी मिलेगा। छोटी छोटी जो किताबें हैं अधिकांश जगह पे ऐसे ही जर्मनी सीधे सीधे लिख करके दे दिया है। तो आप आपात उपबंध को याद रखेंगे, 1935 के अधिनियम से लिया गया है। और दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि जर्मनी के संविधान का भी योगदान है, लेकिन जब आपातकाल लगता है उस समय फंडामेंटल राइट का निलंबन का जो प्रावधान है अनुच्छेद 20-21 को छोड़ के, तो जो प्रावधान है वो प्रावधान कहाँ से लिया गया है, वो प्रावधान लिया गया है जर्मनी के संविधान से। ये बात आप याद रखिएगा। फिर पूर्व सोवियत संघ को देखा जाए तो मौलिक कर्तव्य जो है वो पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। ये खैर हमारे संविधान में, मूल संविधान बनाते समय ये नहीं था। जब हमारे देश में इंदिरा गांधी की सरकार आई थी तो इंदिरा गांधी सरकार बहुत सारे संशोधन, एक तरह से मिनी संविधान संशोधन के रूप में 42वां संविधान संशोधन 1976 उन्होंने कराया था और तमाम सारे प्रावधानों को जोड़ने की कोशिश की थी। उसी समय उन्होंने स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा को ध्यान में रखते हुए इसी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रभावित होकर के अपने 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से उन्होंने पहली बार संविधान में संशोधन करवा करके संविधान के अनुच्छेद 51 में एक पार्ट जोड़ा 51 का, और वो जो 51 का है वही 51 का मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था की बात करता है। यानी कि भाग जब हम आपको पढ़ाएंगे भाग 4 का और अनुच्छेद देखा जाए तो अनुच्छेद 51 का जब हम बताएंगे तब हम इसको डिटेल में ये चैप्टर ही आपको बताएंगे कौन समिति थी, सारी प्रावधानों को मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा।
फिर दक्षिण अफ्रीका को देखा जाए तो यहाँ से संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया हम लोग लेके चलते हैं, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 पढ़ाते समय एक चैप्टर ही है, मैं वहाँ आपको बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन ये बात आपको याद रखना है कि संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया, मौलिक अधिकार कहाँ से, आपात उपबंध कहाँ से, ये सीधे सीधे सवाल आपके आरओ में पूछ के एग्जामिनर निकल जाएगा। फिर जापान जो है, जापान तो यहाँ से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलगाव जैसी व्यवस्था जो है ये जापान के संविधान से लिया गया। इस तरह से देखा जाए तो ये इस टॉपिक के अंतर्गत हमने जितनी सारी बात आपको बताने की कोशिश किया है, 60 देशों के संविधान को खंगालने के बाद 10 देशों के संविधान का जो योगदान है, उन 10 देशों के संविधान में अगर देखा जाए, हमारे संविधान निर्माण में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाला 1935 के अधिनियम को मैंने बताया, और 10 देशों से कौन कौन से ऐसे तत्व लिए गए उन सारे तत्वों पे मैंने चर्चा भी किया। ज़्यादातर एग्जाम में पूछे गए अभी तक के जो सवाल थे वो इसमें सारे के सारे मैं प्रीवियस ईयर आधार पर मैंने यहाँ भर दिया है। इन सारी बातों को आप याद करते हुए चलिएगा। इसके बाद हम आपसे जब मिलते हैं तो वहाँ मैं आपसे स्पेशल बातचीत करूँगा, संविधान की अनुसूची चैप्टर से संबंधित मुद्दों पे मैं आपसे बातचीत करूँगा। और आप लोग जो अगर YouTube पे देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप लोगों से यही गुजारिश होगा कि हम लोगों के मनोबल को बढ़ाने के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करते रहिएगा। अगर नए नए चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा है, ताकि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे और हम और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट अपने इसी चैनल के माध्यम से आप तक उपलब्ध करवाता रहूँ। बाकी नोटबुक आईएएस संस्थान से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। तमाम सिविल सर्विसेज की जितनी सारी एग्जाम होती है, सारी एग्जामों के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए ऑथेंटिक नोटबुक आईएएस संस्थान के द्वारा आप लोगों को ऑथेंटिक तौर तरीके से आंसर राइटिंग करवाया जाता है, टेस्ट सीरीज जैसी व्यवस्था। तो आप लोग जहाँ से भी देख रहे हैं अगर चाहें तो इस संस्थान से आप जुड़ सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, जहाँ स्पेशल मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ भारतीय संविधान की अनुसूचियों से संबंधित मुद्दों पे। तब तक के लिए लेता हूँ मैं आपसे इजाज़त। बाय, बेस्ट ऑफ लक।